नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़ीफाई की टीम सूरत शहर के अलग अलग चौक चौराहों से आम जनता से उनके मंतव्य जान रही है, उनकी राय जान रही है कि गुजरात के इलेक्शन में उनका मूड किस ओर है। केम छो गुजरात। हम लोगों से लगातार पूछ रहे हैं कि वो किस पार्टी को उठाना चाहते हैं, यानी किसकी सरकार इस बार गुजरात में बनेगी। आम जनता का व्यू केम छो गुजरात में। केम छो मजामा। फिलहाल नरेंद्र मोदी यहाँ आके गए, तो गुजरात और खास करके सूरत की जनता का क्या मूड है इलेक्शंस को लेकर? नहीं, मूड तो यहाँ पहले से ही और हमेशा आज 25 साल 27 सालों से मूड जो है ना भारतीय जनता पार्टी को ही समर्पित है। हाँ। और यहाँ के प्रत्येक 27 साल पहले जब यहाँ सरकार बनी तो उस समय तो बहुत सारे मतदाता जो इस बार नए मतदार बने उनका तो जन्म हुआ था और तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही बनते आई है और इस बार फिर से हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात में। जैसे गुजरात में अभी काफ़ी विपक्ष के तौर पर नया पार्टी उभर रहा है, आम आदमी पार्टी। तो वो केजरीवाल काफ़ी दौरा कर रहे हैं अहमदाबाद का, काफ़ी स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रहे हैं पॉलिटिकल जो होता है। तो इस पर क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल यहाँ पर सीटें गेन कर पाएंगे? नहीं, केजरीवाल जी का काम है दौरा करना, लोकतंत्र है, दौरा कर सकते हैं, लेकिन वो प्री प्लान्ड है। इससे पहले जब वो अभी पिछली बार आए थे तो अहमदाबाद में एक रिक्शा वाले को उन्होंने हायर किया था जिसके वहाँ वो दिखावटी रूप से खाना खाने गए और वो अभी 2 दिन पहले मोदी जी के कार्यक्रम में वो स्वेच्छा से उन्होंने ये अपना वक्तव्य भी दिया कि उन्होंने हमसे कहा था, हमारे घर पर खाना खाने की इच्छा जताई तो मुझे लेकर जाना पड़ा। तो ये इस प्रकार की बातें हैं। केजरीवाल जी के दौरे से भारतीय जनता पार्टी या यहाँ के मतदारों पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जैसे कि ये दौरे की बात की कि उन्होंने रिक्शे वाले को हायर किया, वैसे उन्हीं के समर्थक ऐसा कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन हुआ तो अमित शाह जी दलित के घर पे खाना खाने गए, तो ये भी एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ही था। नहीं, देखिए, पश्चिम बंगाल में आज भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीती है। अगर आप पश्चिम बंगाल को कंपेयर करते हैं ड्यू टू 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ मात्र 3 सीटें मिली थी विधानसभा में और हम 3 सीटों से बढ़कर 78 सीटों पर पहुँचे, तो हम वहाँ जीते हैं। हमारी बातें थी कि हम सरकार वहाँ बनाएंगे, निश्चित है हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारे जो सांसद थे, जब भी अमित शाह जी ने 2019 के लोकसभा में भी कहा था कि हम 50% सीटें जीत रहे हैं लोकसभा की, तो हम वहाँ 19 सीटें जीत कर आए और इस बार 78 सीटें हमारे विधायक हैं, 78 सीटों पर हमारे एमएलए हैं और हम फिर से अगली बार जब भी चुनाव होगा विधानसभा का तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार बनाएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, यहाँ की जनता सबसे ज़्यादा, सूरत में सबसे ज़्यादा प्रवासी लोग आते हैं यहाँ पे रोज़गार के लिए, तो सब मिडिल क्लास होते हैं जो अपने राज्य को छोड़कर यहाँ आते हैं। तो केजरीवाल का सबसे ज़्यादा टारगेट पॉइंट ये है कि मिडिल क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें फ्री देना। तो ये फ्री की रेवड़ी प्रधानमंत्री जी ने कहा, तो ये फ्री की रेवड़ी, यहाँ के कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि कुछ फ्री नहीं है, वो कहीं ना कहीं से टैक्स रिलेटेड हम पे भार डाल के हम पे लेंगे। तो इसके लिए बीजेपी क्या कर रही है और बीजेपी इसको फ्री की रेवड़ी किस तरह से बता रही है? नहीं, देखिए, केजरीवाल जी का तो क्या है, आन का आटा आन का घी, चाबस चाबस बाबा जी, वो किसी और का है, किसी और तरीके से कहीं दे देना है। लेकिन गुजरात की जनता इतनी स्वाभिमानी और इतनी खुददार जनता है कि वो फ्री का लेना नहीं जानती है। और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता जो है ना यहाँ के, वो एक बात हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि गुजरात की जनता सिर्फ देना जानती है। वो गुजरात की जनता राजस्थान के भामाशाह जैसी है कि जहाँ दान करने की बात आए, जहाँ सहयोग करने की बात आए, गुजरात की जनता सिर्फ देना जानती है, लेना वो जानती नहीं है। इसलिए फ्री की कोई बात, कोई रेवड़ी और रेवड़ी ला कर यहाँ कुछ भी वादे करें, लोगों का उसके ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी को ही चाहते हैं और हिंदुत्व की जो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है, ये विचारधारा जो है ना, मुझे लगता है कि बहुत ही प्रबल है, लोगों में काफ़ी उत्सुकता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री जी हैं, उनके नेतृत्व में फिर से बनाने वाले हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। केजरीवाल जी कई बार आए, मनीष सिसोदिया जी आए, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और वो दिल्ली को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, जहाँ उन्होंने अभी शराब के ठेके, शिक्षा और शराब सब कुछ अजीब प्रकार से उन्होंने वहाँ ठेके दिए और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को उन्होंने ठेके दिए। तो भैया, शिक्षा को बढ़ावा देना ठीक था, शराब को भी बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये गुजरात की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी और वो लोग बिल्कुल जीतने वाले नहीं हैं। जैसा कि बीजेपी आई सत्ता में, फिर मोदी जी जीएसटी भी लेकर आए, विरोध भी हुआ, व्यापारियों ने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन जब जीएसटी आया था और पिछले कई सालों की सरकार आती गई जाती गई, सबने खाने पीने चीज़ों पर कोई भी तरह का जीएसटी नहीं लगाया और जब जीएसटी पेश हुआ तो भी नहीं लगाने के लिए कहा गया था, अब उस पर भी लगा दिया गया है। तो जनता और खास करके गृहिणियों के बजट पर काफ़ी असर पड़ा है। तो क्या आने वाली सरकार कुछ इस पर कुछ दाब रखेगी?
देखिए, ये सरकार ही गरीबों की सरकार है। हाँ। निश्चित है किसी खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी लगाया गया है, हाँ। लेकिन हर चीज़ को हम कर मुक्त कर देवें ये शायद संभव ना होवे। और ये विषय भी मेरा नहीं है। मैं चूँकि एक तो बहुत छोटे लेवल पर हूँ और देश की सरकार चलाने वाला व्यक्ति, देश की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री, इसके ऊपर ज़्यादा बखूबी वो लोग बता सकते हैं। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो गरीबों को अनदेखा करके नहीं चला सकती। गरीबों की भलाई के लिए ये सरकार समर्पित है और गरीबों की भलाई, उनका उत्थान किस प्रकार से हो, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी या उनकी सरकार से ज़्यादा चिंता करने वाली कोई दूसरी पार्टी या कोई दूसरा नेता नहीं। तो ये बात है कि अभी तक बीजेपी गुजरात को लिकर मुक्त नहीं कर पाई है, इनडायरेक्ट बहुत सारे व्यवसाय चल रहे हैं, तो इस पर अभी तक एक्शंस क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, ये पहली बार ऐसा हुआ है गुजरात के इतिहास में कि पिछले साल 1.5 साल में ड्रग्स को लेकर और लीकर को लेकर जो जन जागृति आई है और जो पुलिस कर्मियों ने जो सक्रियता दिखाई है, इससे पहले बहुत कम हो पाता था। कारण उसके थे कि अलग अलग पैमानों पर जब प्रदेश की बगल की सरकार जब हमको कोऑपरेट नहीं करती है, कोई इनपुट्स नहीं मिलता था, तो हमारी पुलिस या हमारी सरकार जो है ना, उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाती थी। ये पहली बार हुआ कि हमको प्रदेश की सरकारों, बगल की सरकारों से भी हमको इनपुट्स मिले हमारी सरकार को या पुलिस को, और वो लोग इसके ऊपर लीगल एक्शन लेते हैं। और ड्रग्स के ऊपर, लीकर के ऊपर वो लोग ठोस कार्यवाही करते हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने सजा भी दी है। तो मुझे लगता है ना कि ये सरकार अब इसी लाइन पे चलने वाली है। और पहली बार जो गृह मंत्री हैं वो बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे काम करने का एक फ़ायदा है कि लीकर के ऊपर भी कंट्रोल लगा है और ड्रग्स के ऊपर तो बहुत बड़े पैमाने पर कार्यवाही हुई है। जैसे कि बीजेपी में बहुत सारे नेता आ रहे हैं, शायद तेजी मंदी का दौर देखकर बीजेपी में शामिल हो रहे होंगे, तो हमारा ये सवाल है कि जैसे हार्दिक पटेल 2 पार्टियों से होकर तीसरी पार्टी में आए हैं, तो गुजरात की जनता, अगर पार्टी उन्हें टिकट देती है इलेक्शन लड़ने के लिए, तो गुजरात की जनता उन पर भरोसा करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तेजी मंदिर का दौर नहीं आया है। नहीं, मेरा वो नहीं, अलग अलग जो पार्टीज के लोग आ रहे हैं वो तेजी मंदी की बात मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी में तेजी मंदी का दौर नहीं है। जो नेता आ रहे हैं ना वो स्वयंभू आ रहे हैं। हाँ। उनको किसी प्रकार का कोई लोभ, कोई प्रलोभन, कोई टिकट या कोई सांसद या कोई विधायक बनाने का कोई वायदा ऐसा किया नहीं गया है। ये पहली बार हुआ है कि नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, अमित शाह जी के कार्यप्रणाली से खुश होकर दूसरी पार्टी के नेता स्वयंभू जुड़ रहे हैं। और ये अपनी एक विचारधारा है, ये अपना एक उन लोगों का मैनिफेस्टो है। वो जब अपने संसद क्षेत्र में जाते हैं, विधायकी क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ की जनता, वहाँ के मतदाता ये कहते हैं कि सर आप किस पार्टी में काम करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़िए, उनके हाथों को मजबूत कीजिए, देश को उन्नति के पथ पर ले जाए, ऐसी विचारधाराओं से के साथ में आप काम करिए। तो भारतीय जनता पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो स्वयंभू आ रहे हैं, उसमें किसी से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हमारे पास तो इतना बड़े बड़े, इतने सीनियर नेता हैं, इतने वरिष्ठ नेता हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो मतदाता हैं ना, उनको भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, अपने नेताओं के साथ हैं और उन्हीं के कार्यकर्ता बन के रहने वाले हैं। जैसे राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? देखिए, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा तो खंड खंड भारत उन्होंने किया। आज वो भारत जोड़ने निकल पड़े। 1947 से आप देखेंगी तो जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ तो 1947 से चला हुआ भारत 2014 में 47 पे खड़ा था। तो वो तो खंड खंड उन्होंने किया। 47 में भारत हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उन्होंने तुरंत ही एक खंड कर दिया, पाकिस्तान बनाया। 71 में एक खंड छोड़कर उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। वो लोग हमारे कश्मीर को वो लोग छिन्न भिन्न करने के षड्यंत्र में थे। लोगों को हिंदू मुस्लिम के रूप में खंड खंड करने के विचार में थे। राजस्थान के अंदर भी उन्होंने इस प्रकार से काम किया। तिब्बत, चीन हमारा कहीं से पड़ोसी देश नहीं था। मैं आपको बात बताऊं कि चीन की सीमा भारत की सीमा से कहीं लगती नहीं थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी। लेकिन तिब्बत पे भी चीन के आक्रमणकारियों ने वहाँ पे आक्रमण किया, कब्जा कर लिया, तो हमारी सीमा चीन से लग गई। तो हमारा खंड खंड तो देश कांग्रेस ने किया है और उसका पछतावा उनको भारत से माफ़ी मांगकर करनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वो सबसे ज़्यादा परेशानी है कि हर चीज़ में प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है, निजीकरण। तो वो चाहते हैं कि कुछ जगहों पर निजीकरण को रोका जाए। नहीं, देखिए, ये भी सब जैसे मैंने बताया ना कि हाँ। मेरा विषय नहीं है। हाँ। लेकिन मैं इसके ऊपर अपना विचार, अगर मेरा व्यक्तिगत विचार मैं ये कहूँ हाँ। तो
भारत सरकार निश्चय ही बहुत अच्छा कुछ विचार करके ही इसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है रेलवे का, या जो आपका इशारा है, लेकिन उसका निश्चय ही जो सरकारी विभाग में कभी कभी अपंगता आ गई थी, जो पैरालिसिस था उसके अंदर, वो पैरालिसिस को दूर करने का, और वो सरकारी विभाग फिर से एक्टिव हो, लगातार लोगों के लिए बढ़िया काम करे, जनहित के काम करे, उसके लिए तो हो सकता है कि एक सरकार की मंशा ये हो कि हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इससे हमारी ये विभाग थोड़ा सुधर जाएगा और लोगों के जनहित के काम तेजी से होंगे। जैसे कि केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात वर्सेस दिल्ली का मॉडल बहुत तेजी अपनाया हुआ है। सबसे ज़्यादा वो शिक्षा को टारगेट कर रहे हैं कि गुजरात में शिक्षा पद्धति अच्छी नहीं है। तो क्या ये सच है कि पद्धति अच्छी नहीं है? देखिए, दिल्ली में कुल मिला के 972 स्कूल हैं। दिल्ली में कुल मिलाकर 972 सरकारी स्कूल हैं, जबकि गुजरात के अंदर 10,000 से ज़्यादा स्कूल हैं। केजरीवाल जी आज वहाँ पर चालू किए हैं, एक फोटो, एक कम्युनिटी हॉल, एक स्कूल का ऐसे कोई वो स्कूल बता दें, एक हॉस्पिटल बता दें जो उन्होंने बनाया हुआ है, जो उन्होंने सुधारा वधारा किए पुराने स्कूलों के। देखिए, सुधारा वधारा करना और नए स्कूल बनाना, क्योंकि नए स्कूल बनाने के लिए नए बिल्डिंग आपको बनाना, नई बिल्डिंग के साथ साथ नए टीचर्स अपॉइंट करना है, नए टीचर्स के, ये सारी चीज़ें एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया को आप फॉलो करेंगे तो जाकर हो पाता है। लेकिन हम किसी एक बने हुए बिल्डिंग में जाकर 4 कूचा झाड़ू मार देवें, 4 कूचा कलर मार देवें और हम उसको प्रेजेंट करें, तो ये मुझे लगता है ये सिर्फ जनता के साथ छल है, और ये छल करने में ही माहिर हैं। जो इनको जन्म दिए अन्ना हजारे जी, आज वो लापता हो गए, और ये आज उनको भी छल करता है। ये तो देश के साथ छल करने वाला व्यक्ति है, और इसके ऊपर भरोसा किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते। रही बात गुजरात में, तो गुजरात में 10,000 स्कूल है मैडम, 10,000 स्कूल, और उसमें भी प्रत्येक विद्यालय में एजुकेटेड टीचर, प्रत्येक विद्यालय में क्वालिफाइड टीचर, प्रत्येक विद्यालय में प्रति क्लास में सक्षम संख्या। हमारे वहाँ जो ड्रॉप आउट रेशियो है कि बच्चे पहले चले जाते थे, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस ड्रॉप आउट रेशियो को बहुत कम किया। 100 में से 1-2 बच्चे ही अब नहीं जा पाते हैं, बाकी 98 बच्चे 99 बच्चे स्कूलों में आज भी पढ़ते हैं। इसलिए वो शिक्षा पद्धति को लेकर जो बताते हैं वो सिर्फ छल है, जो लोगों को गुमराह करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी तरह से आम जनता का हम व्यू जानते रहेंगे, मंतव्य जानते रहेंगे कि इस बार उनका मूड किस और पार्टी की ओर है, किसकी सरकार उठाएंगे और किसकी गिराएंगे। हमारे साथ जुड़ते रहिए, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ीफाई न्यूज़, सूरत।